अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है अटवुड मशीन बोलते हैं। मतलब जैसे आपने पुली पढ़ा था ना, पुली में कंस्ट्रेंट रिलेशन आया था, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमने फोर्स मेथड सीखा था। अब उसी चीज़ को हम लोग एनर्जी मेथड से सीखेंगे, ठीक है। तो अटवुड मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अटवुड मशीन। तो अटवुड मशीन का मतलब क्या होता है? वही घिरनी, स्प्रिंग, द पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम ये होता है, ठीक है। पुली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? ये घिरनी वाला जो होता है ना, घिरनी ऐसे, उसको बोलेंगे, ठीक। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे ये एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें M1 है ये और ये M2 है, ठीक है। तो M1 को ले लेते हैं कुछ 2 kg, M2 को ले लेते हैं कुछ 4 kg, ठीक है। अब सुनो, क्वेश्चन है कि जब ये कुछ 4 मीटर ये नीचे आएगा तो बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, M2 की वेलोसिटी क्या होगी जब ये 4 मीटर नीचे आएगा। तो M2 की वेलोसिटी क्या होगी? सपोज ये ऊपर आ गया ऐसे, ठीक है। इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सवाल है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ M2 व्हेन M1 हैज़ फॉलन 4 मीटर, h बराबर 4, ये सवाल है। अब इसमें अगर आप देखो तो पूरे सिस्टम में क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस दिख रहा है। तो आप आराम से इसमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल अगर लगाते हो तो यहाँ पे रेफरेंस कहाँ लेंगे उसको समझने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक और लिखने का तरीका बताता हूँ। लिखने का कंसेप्ट तो नहीं है, लिखने का तरीका बताता हूँ, समझिए। सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का ही तो चेंज काइनेटिक एनर्जी में पहुँचता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी में मैंने कैसे लिखा था कि डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल्स टू 0, यही लिखा था। तो डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा K हुआ, तो माइनस डेल्टा U कैन बी रिटन एज डेल्टा K, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं लॉस, नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि स्थितिज ऊर्जा में जो कमी हुई है वही गतिज ऊर्जा में बढ़ेगा, है ना। उसी को बोलते हैं, इसी तरीके को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से कि लॉस किसको बोलेंगे, लॉस किसको बोलेंगे, समझो ध्यान से। मान लो आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में कुछ खुले थे, है ना, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये ऐसे थे। तो रास्ते में 50 रुपये का नोट गिर गया या कहीं खो गया, तो आपका लॉस हो गया, 50 रुपये का लॉस हुआ। अब आप मायूस होकर आप जा रहे थे, आपका एक दोस्त मिला, बोला क्या हुआ भाई, क्यों ऐसे मायूस हो, क्यों हो ऐसे उदास? तो तुम बोलते हो कि मेरे यार 50 रुपये खो गए भाई। तो आपका जो दोस्त है वो बोला भाई मेरे पास 50 रुपये तो नहीं है, पर तुम्हें खुश करने के लिए मैं 20 रुपये दे देता हूँ। तो तुम्हारा वो गेन हो गया, 20 रुपये का गेन हो गया। पर मैं कैलकुलेट क्या करना चाहता हूँ, लॉस। तो कितने रुपए का लॉस हुआ आपका? 50 में 20 तो मिल गए ना। तो तुम अगर से पूछा जाए कि कितने रुपए का लॉस हुआ, तो तुम 50 में से 20 को घटा के जवाब दोगे 30 रुपए का लॉस हुआ। तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो जितने भी गेन होंगे पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस हो जाएंगे और जितने लॉस होंगे वो प्लस होंगे। अब ये लॉस का क्या मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी में? जितना नीचे जाओगे
उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो वो लॉस होगा। तो जितना हाइट नीचे जाएगा वो प्लस लिखेंगे, जितना हाइट ऊपर होगा उसको माइनस लिखेंगे, क्योंकि वो गेन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ भी है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। तो फाइनली कितना हो गया, फाइनल स्पीड कितनी ज़्यादा हो गई, इनिशियल स्पीड क्या थी, मतलब लॉस वाला ही है ये, तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, इतना गेन करेगा, है ना फाइनली, क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो वो गेन होना ही होना है 100%, क्योंकि एनर्जी कहीं और जा नहीं रही है। तो इसमें जो कमी आ रही है वो इसमें काइनेटिक एनर्जी में बढ़ जा रहा है, जो आपको मैंने शुरू में ही बताया था। जब आप ऊपर फेंकते हो तो जब पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है। इसी कंसेप्ट को यूज़ करने वाला है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते कि कहाँ रेफरेंस लेना है। तो एक एक्स्ट्रा काम करना है, वो है कंस्ट्रेंट का। इस टाइप के सवाल में कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए 2 ब्लॉक सिस्टम है तो टेंशन मेथड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे T है, तो फिर यहाँ पर भी इसमें भी T आ गया, इसमें 2T आ गया, मतलब यहाँ पे 2T हो गया, तो यहाँ पे भी 2T हो गया, है ना 2T। तो m1 और m2 के वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा, जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेग भी तो होगी v1, तब ये v2 होगा, तो इनका रिलेशन निकाल लो। तो क्या लिखोगे, v1 बाई v2 बराबर t2 बाई t1, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो v1 में कितना टेंशन है, t है, तो ये t हो गया, और v2 में कितना है 2t, तो कैंसिल होके क्या बन गया 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v1 बराबर 2v2, v1 बराबर 2v2, ठीक है। जिस तरह से वेग है ना उसी तरह से विस्थापन का भी रेशियो होगा। तो अगर ये h नीचे गया, तो ये अगर h नीचे गया तो ये कितना जाएगा, h बाई 2 नीचे जाएगा, है ना। अगर ये h नीचे गया तो v2 का मान क्या होगा, h बाई 2, तो h बाई 2 इक्वल्स टू h2, मतलब यहाँ से v2 इक्वल्स टू क्या है, v1 बाई 2, सही है। तो देयरफॉर आप h2 क्या बोलोगे, h1 बाई 2, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका वेग जो है वो इसके मुकाबले आपने जो रेशियो निकाला वो इसका वेग कम है, इसका वेग ज़्यादा है, तो इसकी विस्थापन भी ज़्यादा होगी इसके विस्थापन के मुकाबले, तो आपको दोनों का रेशियो चाहिए होगा, ठीक है। अब लिखते हैं लॉस और गेन की कहानी, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखिए तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो लॉस क्या होगा, तो इसने तो गेन किया ना, लॉस तो इसने किया, नहीं सॉरी इसने लॉस किया, सॉरी नीचे जाने पे लॉस होता है, तो इसने लॉस किया और इसने गेन किया, तो ये तुम्हारे 50 रुपये गए और ये तुम्हें 20 रुपये मिल गए, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 50 में से 20 को घटा दोगे, तो कैसे लिखोगे, m1 GH लॉस हो गया, माइनस इसका गेन कितना होगा, m2 G, H2 की वैल्यू क्या है, h बाई 2, ठीक है। ये कभी भी गिवन नहीं होगा, एक ही गिवन होगा, या तो ये या वो, ठीक है। ओके, इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, देखो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 होने से आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वही गेन हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पहुँचा तो ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये भी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये तो गेन ही हुआ, तो इसको लिखोगे हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर,
V1 और V2 में क्या रिलेशन है बच्चों, V1 इक्वल्स टू 2V2 है ना। तो V1 आपने लिख रखा है, तो यहाँ V1 के टर्म्स में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है V2 निकालना है, तो V2 के टर्म्स में इसको लिख लीजिए। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर V1 की वैल्यू हो जाएगी 2V2, ठीक है, प्लस V2 का स्क्वायर। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। मास गिवन है यहाँ पे, तो मास क्या गिवन है, एक 2 kg है और एक 4 kg है, ठीक है। तो दिस इज 2 kg। ये मत समझना है कि सर 2 kg है नीचे कैसे जाएगा, ये तो 4 kg है इसको जाना चाहिए था, कंस्ट्रेंट होता है बेटा, है ना, ऐसा नहीं समझना है। तो देखिए M1 कितना है 2, तो 2 इंटू जी इंटू एच इक्वल्स टू 4 माइनस M2 इंटू जी इंटू ये 4 है तो 4/2, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर ही हो गए, है ना। तो इसका मतलब मास थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो इसको 4 नहीं लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 कर लो, ओके। तब भी इससे ज़्यादा है फिर भी ऊपर जाएगा, 4 में तो दोनों रेस्ट पर ही रहेंगे, सही बात है, फिर तो नेट फोर्स ही डेवलप नहीं होगा। 3 है ये, ओके, तब भी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें 20 न्यूटन है और इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, यहाँ पे 30 है, तो 2t इक्वल्स टू 30 मतलब 15 डेवलप होगा, तो 15 इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो 3 kg तक संभाल लेंगे, लेकिन 4 kg संभाल नहीं पाएगा, तो उसको चेंज कर लेना 3 kg बस। M2 की वैल्यू 3 ले लेते हैं और कुछ चेंज नहीं करना है। तो देखो अपने आप ही दिख जाएगा आपको कितना, 4 2 जा 80 हो गया ये, और ये कितना हो गया 60। तो यस देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अदरवाइज वहाँ पे तो 0 ही हो रहा था। इक्वल्स टू हाफ M1 कितना है 2 kg, वेलोसिटी क्या है 4V2 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 क्या होगा 3 kg और V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब तो नंबर है, ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये तो गणित है, आप भौतिकी समझिए, फिजिक्स समझिए कि लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन लिखने सीख लो। क्या करेंगे, नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक तरीका है करने का, जिसमें बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है ना, समझ ही नहीं आता कौन नीचे कहाँ किधर कितना हाइट, रेफरेंस कहाँ लें। इसे एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, वो और कॉम्प्लेक्स होगा, देखिए कॉपी कर लीजिए उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैंने बना रखा है, देखिए क्या है यहाँ पर। एक M2 ऑब्जेक्ट है, M2, इसको मैंने M1 ले लिया, इसको M2 ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन है जब ये 6 मीटर नीचे आएगा तब आपको बताना है कि ये जब ऊपर जा रहा होगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेग क्या होगी। तो फाइंड V1 व्हेन h इक्वल्स टू 6 मीटर, जब ये 6 मीटर नीचे गिरता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी उस समय, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल लेते हैं। इसमें क्या है t, तो इसमें भी क्या होगा t, इसमें t, तो इसमें क्या होगा 2t, करेक्ट। और यही रस्सी घूमता हुआ इधर आया तो इसमें भी t होगा। तो M1 में कितना टेंशन हो गया 3t, M1 में कितना टेंशन हो गया 3t, और M2 में कितना टेंशन है, M2 में t है, M2 में t है, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो V1/V2 इक्वल्स टू T2/T1। तो V1 इस बार नाम इसका है, ओके, V1 का नाम इस, तो कितना टेंशन है 3t, तो T1 के जगह क्या रखोगे 3t और इसके जगह t, तो V1/V2 इज दिस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो 3V1 इज इक्वल्स टू V2, 3V1 इज इक्वल्स टू V2 आ गया, ठीक। उसी तरह से हाइट भी लेंगे, है ना, हाइट भी, तो ये H2 है एक तरह से, तो H2 का भी रेशियो इसी तरह से होगा। तो क्या लिखोगे 3H1 इक्वल्स टू H2, H2 की वैल्यू क्या है 6, तो H1 की वैल्यू क्या होगी H2/3, तो H1 हो गया H2/3 मतलब 6/3, है ना, मतलब 2 मीटर। तो हाइट मिल गई, कितना ऊपर जाएगा,
बस अब शुरू हो जाओ। क्या लिखेंगे? सिंपल एक तुरंत, नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो ये नीचे जा रहा है, क्या इसका लॉस हुआ? बिल्कुल। ये ऊपर जा रहा है, क्या उसका गेन हुआ? हाँ, तो लॉस को प्लस लेने वाले हैं, कितना लॉस होगा? तो M2GH लॉस, गेन इसका हुआ, कितना गेन हुआ? M1GH/3 है ना, H/3। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की वेलोसिटी आ रही है, इनिशियली तो जीरो ही था, तो जो भी होगा वो गेन ही होगा। कितना होगा इसमें जरा लिखो, हाफ M1V1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस निकालना क्या है आपको? V1 निकालना है, तो V2 को रिप्लेस करना होगा उसके टर्म में, प्लस M2V2 का स्क्वायर। V2 का स्क्वायर क्या है? V2 3V1 इक्वल्स टू 3V1 का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वैल्यू रख ले क्या? आ जाओ सॉल्व करते हैं। 4 × 10 × 6 माइनस 2 × 10 × 6/3 इक्वल्स टू हाफ M1V1 निकालना है, प्लस हाफ M2/9V1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए, V1 निकल आएगा, ये दोनों कट गए, ये हो गया 2, तो 9 2 18। ओके, 9 2 18, 18 + 1 19, तो 19V1 स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो गया 2, तो 2 2 4 40, और ये कितना हो गया? 6 2 2 4 6 24, 240। 240 में 40 चला गया तो 200 हो गया। सही है, कैलकुलेशन देख लेना, कुछ छोटा मोटा मिस्टेक हो तो। 40 240, तो 200/19 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के सवाल में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आप फोर्स मेथड लगाकर परेशान मत हो, क्योंकि अगर स्पीड निकाला जाए, स्पीड निकालने के लिए कह दें तो एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनर्जी मेथड लगाओ, लॉस और गेन, एक ही चीज़ गिवन होगा, हाइट, तो इस हाइट से उस हाइट को कंस्टेंट से निकाल लोगे, फिर वेलोसिटी भी उसी रिलेशन में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं सिखाना चाह रहा था। इसमें एक कंस्टेंट और है, स्ट्रिंग कंस्टेंट, याद है आपको? उस पर बेस भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन। चलिए अगला सवाल देखिए, कैसा लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिए ध्यान से। यहाँ एक इंक्लाइन प्लेन है जो 1 kg के ब्लॉक के साथ है, 2 kg के ब्लॉक के साथ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसमें गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर लंबाई दे रखी है। तो सवाल में दिया है कि जब ये 3 मीटर नीचे गिरता है ना, जब ये 3 मीटर नीचे गिरता है, 3 मीटर, तब आपको बताना है कि इसकी वेग क्या होगी। इसकी वेग क्या होगी, ये सवाल है। ठीक है, इसकी वेग क्या होगी, v1 का मान याद करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ v1, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा तो इसकी अपनी भी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। तो सवाल यही है, फाइंड v1 एट h = 3 मीटर। ये h है ना, ये h2 है, ये सवाल है। अब समझो ध्यान से कि सबसे पहले तो एक कंस्टेंट रिलेशन निकालना होता है, किसके बीच में, इनके एंगल के बीच में। एक और बात इसमें दिया हुआ था, नहीं यही है, बस ये 2 बातें। ठीक है, तो समझो ध्यान से। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगेगा, है ना। अब ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग लगी रहेगी, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के बारे में क्या पढ़ा था हमने, कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग आपको वेलोसिटी रिजॉल्व करना पड़ता है। तो ये v2 है ना, ये v2 है, तो आपको ये एंगल चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये 4 है, ये 3 है,
तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इसका कोण क्या है, ये थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर 4/3 है ना, तो 4/3 मतलब 53 डिग्री। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। कितना हो गया, 53 डिग्री, ठीक है। तो अब समझो इधर V2 है, ये भी थीटा है, तो आपको क्या करना है, इधर रिजॉल्व करना है ना। आपको याद आ रहा है वो कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, कि रस्सी की दिशा में अलोंग द स्ट्रिंग ही इसको रिजॉल्व करते हैं। तो V2 cos थीटा, तो V2 cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, V1 के बराबर होगी, है ना। ये रस्सी जो है वो V1 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये बात तो समझ गए। अब हाइट के बारे में बात कर लें, है ना, हाइट के बारे में। तो हाइट ये V2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4 और ये 5 हो गया ना, ये वाली हाइट क्या हो गई 5 मीटर, सही है 5 मीटर। तो ये हो गया cos 53 दैट इज 4/5, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, V1 के। तो यही कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको लगाना था। तो V1 बराबर V2 cos थीटा, सही है, V1 इक्वल्स टू V2 cos थीटा, कंस्ट्रेंट रिलेशन से, ठीक। तो हाइट के बारे में भी यही बोल सकते हैं, और हाइट के बारे में आप एक और तरीके से भी बोल सकते थे। क्या, यहाँ वो हाइट काम नहीं करेगा, समझना ध्यान से। देखिए ये 5 मीटर है, पहले कितना था 4 मीटर, अब कितना हो गया 5 मीटर। तो ये कितना ऊपर गया होगा, कितना ऊपर गया, ये क्या है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। तो आपको हाइट चाहिए तो वर्टिकल हाइट चाहिए ना, तो ऐसे हो गया, देखो ध्यान से, इधर कितना है 1 मीटर। क्यों हुआ 1 मीटर, समझ आया। पहले यहाँ से यहाँ तक 4 था, अब यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। तो नई रस्सी कहाँ से आएगी, रस्सी तो आपके पास नई है नहीं, इसका मतलब यही ऊपर चढ़ गया होगा, कि कितना चढ़ा 4 से 5 हो गया, इसका मतलब 1 मीटर ऊपर चढ़ गया, सही है। तो आपको तो हाइट चाहिए ना, ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो हाइट क्या हुआ बच्चों, अगर ये क्या ले रहे हैं H2, तो आपको H1 चाहिए। H1 क्या होगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, H1 इक्वल्स टू 1 sin 60, समझ आया है। इसका सामने वाला साइन होता है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 1 sin 60 हो गया, करेक्ट है। तो H1 मिल गया, H2 पता है, V1 V2 के बीच में रिलेशन पता है, तो अब आप निकाल सकते हो। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। तो इसकी पोटेंशियल लॉस हो रही है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, तो कितने का लॉस हुआ, तो लॉस हो गया mgh, ठीक है, mgh। ऊपर जब जाएगा तो लॉस हो रहा है माइनस m1gh1, सही है, इक्वल्स टू दोनों में वेलोसिटी गेन ही हो रहा है, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 तो निकालना है इसलिए v1 को v1 ही लिखो, हाफ m2, v2 की वैल्यू क्या होगी देखो, v2 इज इक्वल्स टू 5/4 v1 इक्वल्स टू v2, समझ आया, यहाँ से कर दिया मैंने, है ना। तो v2 का cos थीटा वाला कंपोनेंट v1 के बराबर है स्ट्रिंग कंस्टेंट से, बस दोनों चीज़ें मिक्स होती है, इस कारण ये आपको टफ लगने लगता है। तो v2 5/4 v1, 5/4 v1 का स्क्वायर, ये v1 ये v1 ये h1 ये h2। अब आपको निकालना क्या है 3 मीटर, तो m2 कितना है 2 g h2 कितना हो गया 3,
माइनस m1 कितना है 1 इंटू 10 इंटू h1 की वैल्यू क्या है 1 sin 60 दैट इज 1 sin 60 इक्वल्स टू हाफ m1 कितना है 1 और v1 तो निकालना ही था प्लस m2 कितना था m2 2 kg तो हाफ इंटू 2 इंटू 25/16 इंटू v1 का स्क्वायर। अब केवल v1 रह गया, बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे। सही है। तो ऐसे होते हैं कंस्ट्रेंट के साथ जोड़कर अटवुड मशीन के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें इस बार क्या दिया है कि जब ये बी ब्लॉक नीचे जाता है तब उसकी स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड है और हाइट 1 मीटर नीचे गया। ठीक है, 1 मीटर नीचे जाने पे कितनी इसकी स्पीड है। तब बताना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, घर्षण गुणांक क्या है इस टेबल और इस ब्लॉक के बीच में। तो पढ़िए, यदि 1 मीटर दूरी बी नीचे गिर रहा है ना, तो गिरने के पश्चात बी की चाल 0.3 मीटर पर सेकेंड है, तो टेबल एवं ए के बीच म्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो टेबल और इस ब्लॉक के बीच का म्यू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक्चुअली में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ होते हैं जिसका काम आपको कंस्ट्रेंट को यूज़ करके करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रेंट लगाइए। तो यहाँ पे t है, तो यहाँ पे t होगा, यहाँ पे t होगा, तो यहाँ पे 2t हो गया। ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा, ये इधर से जा रहा है va से और इधर से ये नीचे जा रहा था vb से। तो va बाई vb क्या लिखोगे, a का टेंशन t है तो डिनोमिनेटर में आ गया और b का टेंशन 2t है तो ऊपर आ गया। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो va इक्वल्स टू क्या हो गया 2vb, पहली रिलेशन। तो vb की वैल्यू क्या देखो 0.3। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे कर लो, 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से आप हाइट के बारे में भी बोल सकते हैं। हाइट के बारे में क्या होगा, तो हाइट b का और a के मूवमेंट का आपको अनुपात पता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखो, a कितना मूव करेगा ये आपको चाहिए, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ a। ठीक है, ये दैट इज डिस्टेंस ऑफ a हो गया, एक तरह से हाइट नहीं है ये डिस्टेंस है। तो ये वाली हाइट या ये वाली डिस्टेंस a की, ठीक है, इसको मैं l लिख लेता हूँ। ठीक है, l ऑफ a, लेंथ कितना लंबा चलेगा वो, तो ये LA है, तो ये वही अनुपात से होगा जो इस अनुपात से, तो 2 टाइम्स हाइट ऑफ B ये वाला, तो 2h हो गया। ठीक है ना, तो कितना दे रखा है ये 1 मीटर, तो ये कितना चलेगा 2 इंटू 1 मतलब 2 मीटर। तो L की वैल्यू क्या हो गई 2 मीटर। अब क्या करेंगे, अब वो नहीं लगा पाओगे आप, नेट लॉस इक्वल्स टू नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वो नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक है। ठीक है, तो चलिए कैसे होगा बताता हूँ। तो अब आगे सॉल्व करेंगे। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, यही करेंगे। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या है, फ्रिक्शन है, तो माइनस म्यू ma g इंटू एल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो देखो इसमें आपको साफ दिख रहा है। अब आपका डेल्टा यू है, माइनस डेल्टा यू नहीं है, माइनस डेल्टा यू होता तो लॉस को प्लस लिखते, यहाँ प्लस डेल्टा यू है तो लॉस को माइनस लिखना पड़ेगा आपको। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, आसान है कि इनिशियली अगर आप इसको यहाँ पर रेफरेंस मान लीजिए, तो जब ये नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के नीचे गया, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये पूरे टाइम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है,
तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन तो ज़ीरो है, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। क्या लिखोगे, माइनस एम बी इंटू जी इंटू एच, ठीक है, एम जी एच, ठीक। और स्प्रिंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो है उसको इनिशियल से माइनस करेंगे। तो इनिशियली दोनों को विरामावस्था से छोड़ा गया है, इस सवाल में दिया गया था विरामावस्था से। तो विरामावस्था का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से छोड़ रहे हैं, ठीक। तो दोनों का देख लो, तो दोनों का देखोगे तो हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ये आपको निकालना है, सभी के वैल्यूज रख दो। तो म्यू एम ए दोनों 4-4 kg का है, तो ये मत सोचना कि दोनों का वजन बराबर है तो ये कैसे नीचे जाएगा। मैंने आपको बता रखा है इसकी जो कंस्ट्रेंट में इसका जो 40 kg है वो 2 टेंशन ने बर्दाश्त कर रखा है, सही है। तो एक टेंशन की वैल्यू 20 हो गई, तो ये 20 न्यूटन से इसको खींचेगा, तो इसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन से ये ज़्यादा ही इस सवाल में गिवन है, तभी तो पूछा जा रहा है कितना दूर गया, और इसकी वेग आ गई, वेग आ रही है इसका मतलब वो चल रहा है, ठीक है। क्योंकि म्यू का मान पता नहीं है ना, तो आप ये मत सोचना कि पता नहीं मैक्सिमम होगा या नहीं। सवाल में ये दिया गया था कि नीचे जा रहा है, इसका मतलब वो उसको खींच ही रहा होगा ज़्यादा से, ठीक है। तो म्यू एम ए 4 इंटू 10 इंटू एल, एल 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 इज 2 मीटर, 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर। तो एम जी एच बराबर माइनस एम इज अगेन 4 kg, जी एच नीचे जाके एच कितना हो गया 1, प्लस हाफ एम ए कितना है 4 kg इंटू वी ए के बारे में आपने क्या निकाला है 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर प्लस हाफ एम बी भी 4 है, और वी बी कितना है, वी बी 0.3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देख लो म्यू बस अननोन है, निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कंस्ट्रेंट के रिलेशन वाले सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। क्या होता है ये, इसको समझते हैं। इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ आपको। मेरे पास ये एक तार ही है और कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है, एक डोरी होती है, ये डोरी समझ लीजिए, ऐसे डोरी है, और इसमें नीचे एक वस्तु बंधा रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका कोई द्रव्यमान है जो रस्सी से बंधा हुआ है ना, और अब नीचे में वेग देने वाले है ना, इसको यहाँ से वेग देंगे, ऐसे वेग देकर छोड़ेंगे। तो जब आप वेग देंगे तो इस रस्सी में तनाव आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या मदद करता है उसको देखना। तो इसमें आप इतना ज़्यादा वेग दिए ऐसे कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर में कर रहा है ना, इसमें कर रहा है। तो इसमें क्या क्या देख रहे हो आप, ये जो वृत्तीय गति है, इसको मैं फिर से दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो क्या क्या बातें समझ में आई, देखिए यहाँ एक रस्सी में एक गुटका आपने बांध दिया, ठीक है, और इसको इस तरह से यहाँ वेग दे दिया आपने, ओके। तो इस वेग में होने के कारण ये ऐसे एक बड़े से वृत्त में घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो ये v0 है, इसकी कुछ वेलोसिटी आपने दी है, यो v0 है, मतलब t=0 पे जो आपने वेलोसिटी दिया था वो है, और यहाँ फिक्स किया हुआ है, ठीक। अब सुनो, जैसे जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ता है वैसे पूरे टाइम इसमें ग्रेविटी लग रही है ना, mg वेट इसको मिल रहा होगा, यहाँ पे यहाँ mg वेट मिल रहा होगा, ठीक। ये ऐसे हो गया, रस्सी यहाँ पर रहेगी ऐसे पूरे टाइम, फिर इसका वेग ऐसे रहेगा। तो क्या इसके वेग में परिवर्तन आया? बिल्कुल आया, क्योंकि इसके
वजन का कोई घटक इसके वेग के दिशा में हो, इसके विपरीत दिशा में होगी जो इसके वेग को कम करेगा। मतलब इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो इसके वेलोसिटी को कम करेगा। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और 2D मोशन है। इसका एक्स और वाई दोनों परिवर्तित हो रहा है ना, दोनों ही परिवर्तित हो रहा है। तो क्या क्या समझ में आया कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो स्पीड है वो बदलते रहेगी, स्पीड चेंजेस, ठीक है ना। इसका जो चाल है उसमें परिवर्तन आता रहेगा, चाल परिवर्तित परिवर्तित होता रहेगा, ठीक है। आपने सर्कुलर मोशन में ये पढ़ लिया होगा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा ये कि इसकी जो चाल है अगर वो परिवर्तित हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, और अगर चाल में परिवर्तन होता है, चाल में अगर परिवर्तन होता है तो नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर नहीं परिवर्तन होता है तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। और ये ग्रेविटी के अंदर केवल मूव करेगा, है ना। तो केवल mg लग रहा है जो कि एक संरक्षी बल है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब संरक्षी बल है, संरक्षी बल। तो संरक्षी बल के होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2, इसको आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो टेंशन है पूरे टाइम वो विस्थापन के लंबवत है ना, तो इसीलिए आप ये सारी बातें कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कि सबसे पहले समझिए कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति होता क्या है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ग्रेविटी के अंदर ही हो रहा है ना, और उसका चाल पूरे टाइम बदल रहा है, उसकी स्पीड जो है पूरे टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो फिर से देखते हैं इसको। अब देखिए नीचे पे जो आप वेग देंगे उस पर निर्भर करेगा, तीन बातें निर्भर करेंगी। कौन कौन सी, देखिए आपने नीचे में वेग क्या दिया उस पर निर्भर करेगा कि वो पूरी तरह से वृत्तीय गति कर पाता है या नहीं, पूरी तरह से सर्कुलर मोशन मूव कर पा रहा है या नहीं, सर्कुलर घूम पाता है कि नहीं। तो नीचे में वेग पे निर्भर करेगा। तो सपोज मैंने बहुत तेज वेग दिया, ये देखो, तो ये कंप्लीट हो गया, घूमने लग गया, है ना। ये रुक इसलिए रहा है क्योंकि हवा के द्वारा भी मिल रहा है यहाँ पे बल, जिसके कारण रुक जा रहा है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में नहीं, मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ। तो आपने इतनी वेलोसिटी नीचे दे दी, इतनी दे दी कि वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, इतनी आपने दे दी कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो केस 1 हो गया कि आपने V0 की वैल्यू इतनी दी है कि वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। केस 2 देखिए, आपने जो वेलोसिटी है वो उतना नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, नीचे डोलनी गति करेगा, वो डोलता रहेगा, है ना, नीचे डोलता रहेगा, उसको कहते हैं ऑसिलेशन। ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है ना। तो ऑसिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने वेलोसिटी इतनी दी नहीं है। तेज दोगे तो घूम जाएगा, देखो, मतलब वेलोसिटी पे भी निर्भर करेगा कि कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब वो इस लोअर हाफ से ऊपर नहीं पहुंच रहा है, नीचे ही रह रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है नीचे में, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा देखिए, आपने इतनी वेग तो दे दी, जो देखिए आपने कहा इतना वेग दिया कि यहाँ तक ही रह गया, लोअर हाफ में ही रह गया, इसी में वो ऑसिलेट करने लग गया। अब आपने इतना वेग दिया कि लोअर से क्रॉस करके ऊपर आ चुका है ना, ऊपर आ चुका है, और ऊपर आने के बाद लेकिन इतना नहीं दिया आपने, लेकिन इतना नहीं दिया है कि वो कंप्लीट कर सके। देखिए कैसे, तो क्या होगा समझते हैं। आपने इतना वेग दिया कि लोअर से क्रॉस करके अपर में आ जाए, नीचे से ऊपर आ जाए, लेकिन इतना नहीं है कि वो कंप्लीट कर सके। तो देखिए होगा क्या, फिर से देखिए ये तो गिर के नीचे आ गया,
देखो हल्के से दिए तो ऊपर तो गया है ना, ऊपर गया, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल बन के गिरेगा, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। फिर से देखो ये है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पॉसिबिलिटी होती है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? एक कि आपने इतनी वेग दे दी कि वो कंप्लीट कर सके। दूसरा, आपने इतना ही रखा है कि नीचे में केवल वो डोलता रहे, ऑसिलेशन होता रहे। और तीसरा, आपने इतना दे दिया कि वो ऊपर तो पहुंचा, लेकिन पहुंचने के बाद वो प्रोजेक्टाइल बन गया, प्रक्षेप बन गया, ठीक है ना, ऐसे जाके गिर गया। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी पे निर्भर करेगा कि वो ऑसिलेट करेगा, कि कंप्लीट करेगा, या प्रोजेक्टाइल बनेगा। उसके पहले जरा टेंशन की बात कर लें। इस रस्सी में टेंशन ये भी वेरी होता रहेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन होगा। तो टेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, tension in string number 1 in lower half, मतलब निचले हिस्से में इस रस्सी में तनाव क्या होगा ये देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ऐसा कभी ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं भी एक जगह है, मान लीजिए यहाँ पर है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ था। तो इस जगह इसका वेग v है और ये थीटा है, ठीक, समझते हैं। तो इस पर क्या क्या लग रहा है? एक तो लग रहा है mg, एक लग रहा है इधर तनाव, टेंशन, ठीक है, ये है थीटा एंगल, ठीक। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ये mg का घटक इधर आ गया, mg cos थीटा, ठीक है। और ये वेलोसिटी के कारण यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। तो इधर लिख लो mv²/r। r की वैल्यू क्या होगी? ये रस्सी की लंबाई ले लेते हैं l, रस्सी की लंबाई क्या है? l है, ठीक है। तो देखो टेंशन की वैल्यू क्या हो गई इस दिशा में, ये और ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बाद बराबर हो जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv²/l, ठीक है। ये हो गया। इसको देखकर क्या आप पता कर सकते हो कि टेंशन कभी जीरो होगा या नहीं? टेंशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर हमेशा जो कोण है वो अक्यूट ही बनेगा, है ना, न्यून कोण ही बनेगा पूरे टाइम, 90 से कम होगा। तो इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर तो कभी जीरो हो नहीं सकते। इसका मतलब टेंशन इज नेवर जीरो, टेंशन इज नेवर जीरो इन लोअर हाफ, ठीक है ना। निचले हिस्से में कभी भी तनाव शून्य नहीं होगी। ये बात बहुत ही बड़ा समझ में आ गया। अब ऊपर वाले हिस्से में देखते हैं, ऊपर वाले हिस्से में तनाव क्या होगा और क्या कभी जीरो हो सकता है या नहीं। इतना लिखो, मैं दिखाता हूँ। आइए ऊपरी हिस्से में देखते हैं कितना टेंशन है यहाँ पर। नंबर बी,
इन अपर हाफ। देखिए अब रस्सी यहाँ कहीं है ना, और ये इस जगह पे पहुंच गया है। ओके, तो इस समय इसकी वेग इधर है v, और mg का घटक नीचे है ना, और यहाँ से मैं कोण मान लेता हूँ, यहाँ से कोण मान लेता हूँ थीटा। ठीक है, थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो इस बार नीचे की ओर क्या है, mg cos थीटा, और बाहर की ओर ही होता है ये हमेशा mv²/L, और यहाँ पर T टेंशन। तो ज़रा ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं आप, T प्लस mg cos थीटा बराबर mv²/L। तो T की वैल्यू क्या होगी, mv²/L माइनस mg cos थीटा, है ना। अब देखो इधर ध्यान से, ये इससे माइनस हो रहा है, और यहाँ से भी कोण दिख रहा है आपको कि ये लेस देन 90 है, इसका मतलब ये चीज़ तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों अगर बराबर हो गए तो टेंशन ज़ीरो हो सकता है। तो टेंशन कैन बी ज़ीरो इन द अपर हाफ, बट टेंशन इज नेवर ज़ीरो इन द लोअर हाफ। ठीक है, ये है बात। तो टेंशन ज़ीरो अगर हो तो क्या होगा, चलिए देखते हैं कि ये क्यों नीचे गिर रहा था। तो आपने यहाँ से वेलोसिटी दिया और ये ऐसे गिर गया, देखो। तो जब ये ऐसे करके गिर रहा है ना, तो रस्सी ढीला हो जा रहा है, रस्सी में जो तनाव है वो खत्म हो जा रहा है, तो टेंशन खत्म हो जा रहा है ना। तो जैसे ही रस्सी का टेंशन खत्म, यानी कि टेंशन अगर ज़ीरो हो गया, वैसे ही वो प्रोजेक्टाइल की तरह गिर जाएगा, प्रक्षेप्य की तरह वो गिर जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। आइए, तो टेंशन ज़ीरो होने का कंडीशन क्या है, तो कंडीशन टू टेंशन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो कर दीजिए। तो जैसे ही टेंशन ज़ीरो होगा तो mv²/L का मान किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के। तो m और m कट गए, इसका मतलब v² का मान किसके बराबर हो गया, gl cos थीटा के हो गया। ठीक है, तो यदि v² का मान gl cos थीटा से बड़ा है तब तक तो टेंशन ज़ीरो नहीं होगी, है ना। और टेंशन ज़ीरो होने का मतलब क्या है, टेंशन ज़ीरो होने का मतलब है स्ट्रिंग ढीला हो जाता है। तो टेंशन ज़ीरो, तनाव अगर ज़ीरो हो गया, टेंशन ज़ीरो मीन्स स्ट्रिंग स्लैक, स्लैक का मतलब ढीला हो जाना, है ना, बिल्कुल ढीला हो जाएगा। तो ये ढीला हो गया, रस्सी, रस्सी के बदले लिखो धागा, धागा ढीली हो जाएगी। ठीक है ना, बस धागा ढीली हो जाएगी कब, जब स्ट्रिंग स्लैक, टेंशन ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, धागा ढीला हो जाना। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि वो प्रोजेक्टाइल की तरह वो गिरता है ना, ये प्रोजेक्टाइल की तरह, प्रक्षेप्य की तरह वो गिरेगा। इसकी वेग ज़ीरो नहीं हुई है, वो रुकेगा नहीं, वो नहीं रुकेगा, इसका वेग है तो वो रुकने वाला नहीं है। बट वो किस तरह से जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ, इसको हटा देते हैं। देखिए ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा और इस तरह से गिरेगा। ठीक है, अब वो ये वाले रास्ते में नहीं जाएगा, अब ये वृत्त पूरा नहीं करेगा। ठीक, तो ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, कितना वेग होना चाहिए न्यूनतम कि वो पूरी तरह से वृत्त, ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरी तरह से कंप्लीट कर ले, कितना वेग होगा कि नीचे में बस वो ऑसिलेट करे, कि कितना वेग होगा कि वो अपर हाफ में आ जाए लेकिन प्रोजेक्टाइल की तरह गिर जाए। ये सारी बातें मैथमेटिकली देखेंगे, उसकी कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, कॉपी। चलिए अब वेग देखते हैं, हर लेवल में वेग कितना चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी एट ईच लेवल, तो नंबर वन, फॉर
ऑसिलेशन इन लोअर हाफ, ठीक है, मतलब नीचे भाग में डोलन होता रहे, डोलता रहे, है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, डोलने के बारे में, इसके बारे में डिटेल खेल पढ़ते हैं, ऑसिलेशन क्या होता है। इतना समझ लीजिए कि वो डोल रहा है आगे पीछे, ठीक है। तो लोअर हाफ में डोलने का क्या होगा, तो समझिए ध्यान से, ये है लेवल, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की बात होगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, कि यहाँ पे कितना वेग दो v नॉट, ताकि ये बस यहाँ तक ही पहुँचे, है ना। यहाँ पे v कितना हो जाना चाहिए, 0। यहाँ तक पहुँचने का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाएगा कब, जब यहाँ का वेग 0 हो जाएगा, है ना। इस जगह का वेग क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर नहीं जाना है, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाना है। तो ये रस्सी है यहाँ पे, ये रस्सी है यहाँ पे, तो आपको v नॉट का मान क्या ज्ञात करना है ताकि वो यहाँ तक ही जा पाए, ठीक है। तो ये है L, हाँ, तो वो कैसे निकालोगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो यहाँ का रेफरेंस यहाँ ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और ऊपर जाते जाते यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंजर्वेशन लगा दो, u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही फोर्स है ना। तो यहाँ पर रेफरेंस 0 हो गया, रेफरेंस 0 हो गया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv², ठीक है। अब ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, mgh, और काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। तो हाफ mv² इक्वल्स टू mgh। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, m और m हो गया कट, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा है √2gl, ठीक। तो अगर आपकी वेलोसिटी, ये तो आपने मैक्सिमम पता किया, मैक्सिमम कि यहाँ तक पहुँच जाए, है ना, तो ये मैक्सिमम है, यह अधिकतम वेग है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी यहाँ पर इसके मैक्सिमम से कम हो, मतलब यहाँ नहीं पहुँचेगा, फिर वो यहाँ तक पहुँचेगा, तब भी ऑल्सो ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब ये बात तो मैक्सिमम की हो गई। तो अगर वेलोसिटी v नॉट इज लेस देन और इक्वल्स टू √2gl, अगर ऐसी बात है, if velocity of this is less than √2gl, then oscillate, ठीक है, ऑसिलेशन होता है। कब होता है, जब यहाँ का वेग √2gl से छोटा हो तो ऑसिलेट करेगा, समझ में आया, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी √2gl से तो ज़्यादा है, ऊपर पहुँचाने का क्या होना चाहिए कंडीशन, है ना। ये तो मैं आपने नीचे की बात करी, ऊपर की कंडीशन, तो वेलोसिटी एट द टॉप, अगर आप ऊपर तक पहुंचा दो, ऊपर जितना वेग है उतना वेग देने लायक आप नीचे वेग दे दो, तब तो कंप्लीट कर जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, वेलोसिटी जितना ऊपर चाहिए कम से कम, तो कम से कम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर, एट लोअर पॉइंट, निचले हिस्से में, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ठीक है। क्या होता है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप वेलोसिटी एट द टॉप पता कर लीजिए, है ना। अगर इसको ऐसा कंप्लीट करना है तो आपको इतना तो वेलोसिटी देना पड़ेगा यहाँ पे, जो वेलोसिटी एट द टॉप हो जाए, है ना, ये हो जाए। तो कितनी वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम चाहिए,
minimum velocity to complete the maximum velocity at the top. तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर तो वो ज़ीरो हो गया, अब वो धाम से नीचे गिरेगा ऐसे, क्योंकि रस्सी तो वैसे भी टेंशन ख़त्म हो चुका है ना। तो सबसे पहले तो पता करते हैं कि वेलोसिटी एट द टॉप क्या होगा, इसको पता करते हैं। ओके, वेलोसिटी एट द टॉप क्या होगा ये पता करो। तो उसके लिए मैं आपको फिर से जो रिजल्ट अभी पहले डिराइव किया उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, है ना। तो इसको चलो लिख लो, मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ। तो टॉप के लिए मैं आपको एक बार फिर से वो रिजल्ट याद दिलाना चाहूँगा जो मैंने ये वेलोसिटी यहाँ पे डिराइव किया था। तो याद करो, यहाँ की वेलोसिटी थीटा एंगल पर क्या निकल के आई थी जब टेंशन ज़ीरो हो रहा था, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल कॉस थीटा। इस पर क्या हो रहा है, टेंशन ज़ीरो हो जा रहा है। तो अगर टॉप की बात करो, मतलब यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी एट द टॉप हो जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी एट द टॉप क्या निकल के आएगा, मिनिमम इतना होना चाहिए कि टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब वेलोसिटी मस्ट बी, थीटा यहाँ पे ज़ीरो हो गया। देखो पहले तो यहाँ जब पहुँचोगे तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, ज़ीरो। थीटा इज ज़ीरो, तो थीटा ज़ीरो मतलब जी एल हो गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल। समझ रहे हो बात। तो वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, कम से कम रूट जी एल होना चाहिए। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहाँ क्या है, यहाँ एम जी है और टेंशन है यहाँ पर ऐसे टी, ठीक है। तो और नीचे इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे एम वी स्क्वायर बाई एल, टॉप वाला वेलोसिटी, ठीक है। तो कैसे लिखा जाए इसको, देखो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो इसको लिखोगे टी प्लस एम जी इक्वल्स टू टी प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो एम जी चला गया उधर, तो टी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी। तो ये जो टेंशन है ये या तो ज़ीरो भी हो जाए तब भी इस जगह पर काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए, या m कॉमन ले लो, तो वी स्क्वायर बाई एल माइनस जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। m उधर जाके ज़ीरो हो गया, तो वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जी एल। जी पहले उधर गया, एल आके मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो वेलोसिटी एट द टॉप क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एल। तो मैंने डिराइव भी करके दिखा दिया, ऑल्दो मैंने पहले ही डिराइव कर रखा था, बस थीटा वहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 0 डिग्री कर दिया, है ना। तो टॉप पर वेलोसिटी होना कितना चाहिए, होना चाहिए रूट जी एल के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट जी एल। तो आप इतनी वेलोसिटी यहाँ दे दो कि कम से कम तो ये रूट जी एल की वेलोसिटी अटेन कर ले। तो वेलोसिटी एट द टॉप क्या होना चाहिए, अंडर रूट जी एल। ये मिनिमम वेलोसिटी है, क्योंकि आप यहाँ भी मिनिमम निकाल रहे हो तो यहाँ भी मिनिमम होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए अब बिल्कुल सेट हो चुका है। तो यहाँ पर 1 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी दे रहे हैं, इनिशियल कंडीशन है ये, और यहाँ पर 2 ले लीजिए, सही है। तो कैसे लिखेंगे, u1 प्लस k1 बराबर u2 प्लस k2, सही है क्या। तो u1 क्या होगा, आपको एक रेफरेंस लेना होता है, तो चलिए रेफरेंस यहाँ ले लेते हैं। तो 0 हो गया u1, k1 क्या होगा, हाफ m वी नॉट, मिनिमम ही है ये, का स्क्वायर इक्वल्स टू, कितना हाइट ऊपर चला गया, ये l है, ये भी l है, तो ये आ गया एम जी इंटू 2l प्लस यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हाफ m रूट जी एल का स्क्वायर। यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया फिर तो ये नीचे गिरेगा ऐसे धड़ाम से, है ना, मतलब कुछ ऐसा हो गया। देखो आपने इतनी वेलोसिटी दे दी कि ये ऊपर तो पहुँच गया, देखो ऊपर पहुँच गया ऐसे,
और ऊपर जाकर अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो फिर तो ऐसे गिर जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इतनी वेलोसिटी नहीं हो कि वहाँ पे 0 हो जाए, 0 होगा तो फिर नीचे गिर जाएगा, तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आप क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी मिनिमम होनी चाहिए लोअर पे ताकि कंप्लीट कर जाए, ताकि कंप्लीट कर जाए। तो कंप्लीट करने के लिए आपको टॉप पर वेलोसिटी कितनी चाहिए पहले तो ये पता होना चाहिए। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुंच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तभी तो आप नीचे से भेजोगे, तो कम से कम तो रूट GL हो जाना चाहिए। तो नीचे कितनी वेलोसिटी हो कि ऊपर रूट GL हो जाए, है ना। तो देखिए यहाँ से mm काट लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे V मिनिमम V नॉट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4GL, ये 2 खत्म हो गया और एक GL आ गया, तो कितना आ जाएगा ये 5। तो V नॉट मिनिमम इज इक्वल्स टू रूट अंडर 5GL, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। तो फॉर कंप्लीटिंग द वेलोसिटी, फॉर कंप्लीटिंग द कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, पूरी तरह से वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए, पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी एट द लोअर हाफ, velocity at the lower half must be greater than or equals to रूट 5GL, ठीक है। सारी चीज़ें मैं समराइज कर दूंगा। तो कम से कम रूट 5GL तो यहाँ होना चाहिए, कम से कम। तो रूट 5GL से ज़्यादा हो तब भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पहले आपने इतनी वेलोसिटी दी थी कि वहाँ टेंशन 0 हो गया, लेकिन वो कंप्लीट कर गया। अब आपने क्या दिया, बहुत तेज़ दे दिया, तो बहुत तेज़ घूमने लगेगा, पर कंप्लीट तो हो ही जाएगा। तो कम से कम 5GL तो होना चाहिए, रूट 5GL मतलब होना चाहिए। रूट 5GL से ज़्यादा हो 5.5, 6, 9, 7, 10, तब तो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कम से कम कितना होना चाहिए रूट 5GL, कम से कम, ताकि वहाँ पे वेलोसिटी कितनी पहुँच जाए रूट GL, ठीक। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो एक बार समराइज करें, क्या हमने सीखा कि अगर V नॉट की वैल्यू लेस देन रूट 2GL है तो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। अगर V नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट 5GL है देन कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल, ठीक है। इसका मतलब रूट 2 से छोटा और रूट 5 से बड़ा, तब तो इसके बीच में भी बहुत सारी वेलोसिटीज हो सकती है। तब क्या होगा, तब यही होगा, ये A था, ये B था, अब ये C बताता हूँ कि अगर नीचे में वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन रूट 2GL हो गया बट लेस देन रूट 5GL हो गया, इक्वल नहीं है, लेस है, मतलब इन दोनों के बीच में हो, तब वही होगा जो करके दिखाया था। क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल, फॉल्स लाएगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेंशन बिकम्स अपर हाफ में पहुंच के फॉल्स लाएगा प्रोजेक्टाइल। तो ब्लॉक रीचेस upper half and falls like projectile, पर वो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, falls like a projectile, ठीक है ना। इट
it does not complete vertical सर्कल। तो मैं सारी बातें इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, बट समझ रहे होगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, है ना। ये जो प्रक्षेप है, प्रक्षेप, ठीक, ये प्रोजेक्टाइल मतलब प्रक्षेप, तो इट डज नॉट कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, ऊर्ध्वाधर वृत्त जो है वो पूरा नहीं कर पाता है। कब? यदि वेग यहाँ से यहाँ तक हो, तो वो क्या होगा, फिर से समझो, इसके लिए क्या क्या होगा, इसके लिए बिल्कुल लोअर हिस्से में ऑसिलेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, लोअर हिस्से में ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट्स इन लोअर हाफ, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, इट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। और तीसरे में क्या होगा, फॉल्स लाइक अ प्रोजेक्टाइल। तो ये इसका मैं बना देता हूँ डायग्राम। मान लीजिए ये सर्कल होना चाहिए था, तो ये लोअर हिस्से को पार तो कर जाएगा ऐसे, लेकिन फिर यहाँ पर इसकी वेग जीरो नहीं होगी, पर क्या जीरो हो जाएगा, टेंशन ही जीरो हो जाएगा। तो टेंशन पूरे टाइम क्या कर रहा है, उसको सर्कल में घुमा रहा है, उसकी वेग की दिशा बदल रहा है, जिसके कारण वो वृत्तीय गति कर पाता है। पर ये जीरो हो गया, टेंशन ही जीरो हो गया, तो ये प्रक्षेप गति करेगा, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा, ठीक। तो आगे पढ़ेंगे कि कितने कोण पर वो जीरो हो जाएगा, ये पता करेंगे। उसके बाद कितने दूर गिरेगा, रेंज वगैरह ये सब, परास उसकी क्या निकल के आएगी, 36 परास क्या होगा, है ना। ये सब बातें आप पूरी प्रोजेक्टाइल की सारी इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक। तो ये था बेसिक बात, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने एंगल पे टेंशन जीरो हो रहा है। वो अगर वेलोसिटी उन दोनों के बीच में है, मतलब ρ2 GL से ज़्यादा पर 5 GL से कम, उसके बीच में अगर वेलोसिटी है, तो ये तो पता है कि वो अपर हाफ में जाएगा, और अपर हाफ में जाने के बाद वो प्रोजेक्टाइल बन के गिरेगा। पर कितने एंगल पे प्रोजेक्टाइल बन के गिर रहा है, मतलब कितने एंगल पे टेंशन जीरो हो रहा है, ये पता करते हैं, ठीक है। आ जाओ। When velocity is greater than √2 GL but less than √5 GL, ठीक है, ये है V नॉट, ठीक है। उस समय क्या निकालना है, थीटा, थीटा का मान ज्ञात कीजिए जब तनाव जीरो हो रहा है, जब टेंशन जीरो हो रही है, ठीक है, तब का बात करना है। ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी दे रखा है V नॉट, V नॉट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ऐसी है जो इसके बीच में लाई कर रही है। तो ये बात तो मुझे पता है कि ये इसके ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाने के बाद ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, और ऐसे, और यहाँ पे आके V बन जाएगा, उसके बाद ये टेंशन यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि कितने एंगल पे, ये एंगल जो थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होगी जब ये टेंशन ज़ीरो हो रही है इसकी, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो ये चीज़ तो वैसे भी मैंने आपको बता रखा था, है ना, पर ये V की वैल्यू आपको पता होती है। कैसे, यहाँ पे टेंशन ज़ीरो करके देख लेते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप यहाँ पे फिर से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे mg होगा, यहाँ पे थीटा होगा, तो इधर का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन, और बाहर क्या हो जाएगा, mv²/L। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये पता है आपको, इसलिए मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, ठीक। तो कैसे लिखोगे, तो t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, mv²/L। तो t की वैल्यू क्या हो गई, mv²/L माइनस mg cos थीटा। ये सब तो हमने कर रखा है,
कि अपर हाफ में टेंशन क्या होता है। फिर मैंने टेंशन ज़ीरो का कंडीशन निकलवाया था कि टेंशन ज़ीरो का क्या कंडीशन होता है, ठीक है। टेंशन अगर ज़ीरो हो जाए तो ये ज़ीरो होगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे mv²/L बराबर mg cos थीटा, ठीक है। तो m और m कट गए, तो v² की वैल्यू क्या होगी, gl cos थीटा, ठीक है। ये हो गया पहले समीकरण। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, v² = gl cos थीटा यहाँ पे होता है कब, जब टेंशन जीरो हो जाता है ना। जब तनाव इस रस्सी में जीरो हो जाएगा तो उस समय वेग क्या होगी, उस समय वेग होगी v² = gl cos थीटा। मुझे ये थीटा का मान याद करना है, तो v भी नहीं पता क्योंकि v जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। तो ये ले लेता हूँ मैं 1 और ये ले लेता हूँ 2 और इसको ले लेता हूँ मैं रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस हो गया। तो ये वाली दूरी क्या है बच्चों, ये तो रस्सी की लंबाई है L, ठीक, ये भी रस्सी की लंबाई है L। तो ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो इसको क्या लिखोगे, ये वाली दूरी को क्या लिखोगे, इस त्रिभुज में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, ये L है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा L cos थीटा। आ रहा है समझ। तो ये रेफरेंस से कितना ऊपर पे है, ये कितने ऊपर पे है, L + L cos थीटा, ठीक है। तो चलिए अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, क्योंकि मैंने पहले बता रखा आपको कि सिर्फ और सिर्फ संरक्षी बल के अधीन चल रहा है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ही चल रहा है, और टेंशन जो यहाँ लगता है रस्सी वाला टेंशन वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा, इसलिए आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे U1 + K1 बराबर U2 + K2। U1 क्या हो गया, रेफरेंस पर ही है तो जीरो हो गया। K1 क्या हो गया, V0 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पता रहेगा, हाफ V0² बराबर। अब ये हाइट क्या है देख लो, तो U2 में पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, mg, हाइट क्या है L + L cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं है देख लो, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², ठीक है। चलिए तो mm काट लेते हैं पहले, m और m कट गए। इसका मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, वो यहाँ इसमें कौन सा आपने वस्तु को रखा है, किसको बांध कर रखा है, उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, ठीक है ना, उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। ये m है। चलिए अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हट जाए यहाँ से, तो V0² बराबर 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2gl मल्टीप्लाई हो गया इससे, फिर इसको भी और मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2gl cos थीटा, ठीक है, प्लस खत्म हो गया v², ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे v² की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, तो कितना है ये gl cos थीटा, तो यहाँ पे रख देते हैं gl cos थीटा, gl cos थीटा। कहाँ से डाले ये, फ्रॉम 1 से आपने डाला, ठीक है, ये टेंशन वाली इक्वेशन है। तो ये वाली वैल्यू आप वहाँ पे डाल दो, डालने के बाद gl cos थीटा आ गया, तो 2gl और 3gl हो गया, इसको इधर ले आओ, तो V0² - 2gl बराबर 2 + 1 3gl cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3gl आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो cos थीटा = V0² - 2gl डिवाइडेड बाई 3gl, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू ये होगी। इसको आप अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत टाइम सेव हो जाएगा। एक याद ये करना है, ये याद कर लेना है। कैसे याद करोगे कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू
√2 GL से बड़ा 5 GL से छोटा हो, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो जो इसके बीच में आए, इसके बराबर भी नहीं होना चाहिए, इसके भी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ऊपर तो पहुंच जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएगा वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इट फॉल्स लाइक अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, फॉल्स लाइक प्रोजेक्टाइल। तो ये प्रक्षेप की तरह गिरेगा, ठीक है ना, ये प्रक्षेप है, प्रोजेक्टाइल है, उसके जैसा ये गिरेगा। तो ये कैसा होगा, यहां से अब आपके लिए क्या हो गया सवाल कि आप ये इतने, अब आपके लिए ऐसा हो गया, चलिए आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो ऐसा समझ लेना कि ये एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, एक ऊंचा सा एक स्तर है, वहाँ से आपने ऐसे फेंका है, ठीक है। तो यहाँ से फेंकोगे तो ये कैसा जाएगा, ऐसा, इस तरह से, ठीक है। तो ये होगा आपका प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि बताइए कि कितना इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी, कितनी अधिकतम ऊंचाई होगी। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे मान लो ऐसे। तो यहाँ से अगर आपको थीटा पता चल गया, थीटा है ना, अगर ये प्रोजेक्टाइल है और थीटा पता चल गया, तब तो आप सारे फॉर्मूले लगा सकते हो। तो थीटा क्या यही वाला थीटा होगा, देखते हैं जरा कोण निकाल के। तो ये थीटा है ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। देखिए ध्यान से, ये क्या है, 90 माइनस थीटा। तो फिर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल सही, इसको आप याद करोगे तो फायदा क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल को कितने वेलोसिटी से फेंकेंगे ये पता चल जाएगा, है ना। फिर तो आपके सारे वही समीकरण बैठ जाएंगे। फिर आपकी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, ये u की वैल्यू, क्योंकि आपने थीटा यहाँ से निकाल लिया, यहाँ डाल दोगे तो u मिल जाएगा। अब सारे के सारे समीकरण लगा दीजिए वो। तो यहाँ तक तो चलो रेंज हो गया, ये वाली रेंज हो गई। इसके आगे जो गिरेगा वो आपने पढ़ रखा है कि कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो L प्लस L cos थीटा हो जाएगा, है ना। सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा आगे क्या करना है। पहले ये बात समझ लीजिए कि प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा और इसका एंगल वही होगा जो एंगल इसका था, और वो यहाँ से निकालोगे और इसकी वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से इसको प्रैक्टिस करते हैं, लिखिए। चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी नीचे आपने दे रखा है √3 GL, ठीक है, ये है। तो आपको पता है कि √2 से बड़ा है लेकिन √5 से छोटा है। तो ये क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ऐसे एक सर्कल, और सर्कल के अपर हाफ में ये पहुँच जाएगा, ऐसे अपर में पहुँच जाएगा। और कितने एंगल यहाँ बनाएगा, थीटा, ये आपको देखना है ना। तो ये है v वेलोसिटी। तो v वेलोसिटी के बाद ये कैसा बनेगा, ये प्रोजेक्टाइल की तरह और ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो हो सकता है ये ऐसे ऊपर जाए, ऊपर जाके ऐसे गिरे, ठीक। तो उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब क्या क्या है वो देखो। प्रोजेक्टाइल का अब सारा कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल दिखना भी चाहिए, प्रक्षेप जो है वो दिखना भी चाहिए। देखिए ध्यान से, तो यहां से आप फेंक रहे हैं, ठीक है। आपके लिए नया क्वेश्चन हो गया। ये देखो ध्यान से, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसके लिए आपको थीटा चाहिए होगा। तो ये थीटा वही होगा जो थीटा यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जाकर यहाँ तक गिरेगा, ये इसकी रेंज हो गई। ये मैक्सिमम हाइट हो सकती है, अधिकतम ऊंचाई, ये यहाँ तक का रेंज है, लेकिन ये और भी नीचे जाके गिरेगा। समझ रहे हो ये पॉइंट, समझ रहे हो ना। तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, अगर आपको याद हो कि ऐसे यहाँ से आप फेंकते हैं, ऐसे थीटा से आप फेंकते हैं, ऐसे गिरता है। याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं। ये थीटा है, ये v हो गया, ठीक है। तो रेंज तो आपका ये कंप्लीट है, यहाँ से यहाँ तक रेंज कहलाता है। तो उसके लिए आपने क्या किया था, ये आपकी
एच हुआ करती थी, तो आप हमारे लिए एच क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे लिए एच ये वाला है। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799, ये वाला। तो ये तो आपने निकाल रखा है, क्या है, एल प्लस एल कॉस थीटा, ये है एच। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एच, सही है, डिस्प्लेसमेंट हो गया एच यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ठीक है, उसके बाद जब आप इसको फेंक रहे हैं तो ये इसकी रेंज हो गई, ठीक, ये इसकी अधिकतम ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप फॉर्मूला याद करके बैठे हुए हो तो सबसे पहले तो आप कॉस थीटा निकालोगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2GL बाई 3GL, यही था। तो वी नॉट कितना दे रखा है, 3, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो GL बाई 3GL, GL कट गए, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, ठीक है, 1/3। उसी तरह से आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो v क्या होगा, v इक्वल्स टू v स्क्वायर था तो अंडर रूट 2GL कॉस थीटा, ठीक है, नहीं 2 नहीं है वहाँ पे, अंडर रूट GL कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, किसके टर्म्स में, GL ही है, तो GL रहने दो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/3, तो ये हो गया GL/3 पूरे में रूट, ये आ गया v। अब आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल के सारे रूल लगा सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट तो आप निकाल सकते हैं, कितना होगा, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, याद आ रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होगा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, GL/3 साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा इतना है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा √1 माइनस 1/9, ठीक है। तो 9 में से 1 गया 8, तो √8, ऐसे रूट के अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो √8/9, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 8/9 हो जाएगा, तो ये हो गया 8/9, ठीक है। तो GL/3 और नीचे क्या है 2g, तो 2g, g और g कट गए, समझ में आ रहा है। ये v स्क्वायर की वैल्यू हो गई GL/3 साइन स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8/9 और 2g आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो g और g कट गए, तो क्या आंसर आया, 2 से 8 को काट दो 4, तो ये आ जाता है 4/27L, ये हो गया एच मैक्स। लेकिन ये एच मैक्स है कहाँ से, जहाँ से ये टेंशन 0 हुआ ना उससे ये इतना हाइट है, ठीक। तो अगर ग्राउंड से पूछा जाए तो इसमें ये वाली वैल्यू जोड़ देना, L प्लस एल कॉस थीटा की वैल्यू ये रही, तो मतलब L प्लस L/3 जोड़ दो और तो और ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है तो ऐसे लेते हैं, और रेंज के लिए क्या करते हैं, याद आ रहा है आपको, रेंज के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि SY, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, तो एट t इक्वल्स टू टी SY इक्वल्स टू H माइनस H, तो इसमें H की वैल्यू क्या है, -L प्लस L कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1/3, तो -1/3, 3 + 1 4L/3, ये SY को रखोगे, U नहीं y नहीं है, हाँ y है, सही है। तो SY में आप लगा दोगे SY इक्वल्स टू UIT, ठीक है,
आपको निकालना क्या है, रेंज निकालना है ना। हाँ तो टी पे आर वैल्यू निकालना है। हाँ पहले तो टी पहले निकालना पड़ेगा आपको, पहले टी निकालना पड़ेगा। तो यू वाई टी ऊपर में प्लस ले लिया आप, सारा प्रोजेक्टाइल मोशन याद दे दिलवा रहा हूँ आपको, प्लस एक्स। अगर नहीं याद है तो पीछे नोट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एस वाई हो गया माइनस टी पहले निकाल लोगे आप, तो एस वाई इक्वल्स टू यू टी, किधर प्लस ले रहे हैं ऊपर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से टी निकाल लिए। उसके बाद रेंज के लिए क्या करोगे, एट टी इक्वल्स टू टी एस एक्स इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो अब आपको x की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो इधर तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो सिंपल क्या करोगे, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी तो है इस डायरेक्शन में, तो क्या करोगे, r इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, ठीक है। यही करते हैं। तो ये बहुत ही लेंदी और बड़ा सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऑल्दो एक क्वेश्चन जरूर आपको करना चाहिए जिसमें सब कुछ निकालना पड़ रहा है, ठीक। बट शुरुआत क्या है मैं वो बता देता हूँ। सारा का सारा चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। काइनेमेटिक्स में जो सीखे हो वो यूज़ कर रहा हूँ। कहाँ से, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से जब फेंकते हैं एच हाइट ऊपर से, तो क्या एच मैक्स होता है, क्या रेंज होता है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये सब आपको वही कंसेप्ट लगाना है। सिर्फ क्या नहीं दिया होगा वो बताता हूँ आपको। आपको ये जो u वाली वेलोसिटी है ये गिवन नहीं होगी, ये थीटा गिवन नहीं होगी। ये दोनों निकालने के लिए इस चैप्टर में हमने सीखा कैसे निकालेंगे। तो v की वैल्यू हो जाएगी v की वैल्यू हो जाएगी, कहाँ पे लिखा मैंने, ये अंडर रूट जी एल कॉस थीटा। एक तो ये याद रखना है। उसके पहले आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा इस फॉर्मूले से निकल आएगा। और कैसे निकला वो मैंने कैसा है अभी बताया था। पहले तो टेंशन जीरो होगा, वहाँ पे टेंशन क्यों जीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज लेस देन 5 GL बट ग्रेटर देन 2 GL रूट 2 GL, ठीक है। तो ऊपर तो पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया है, टेंशन जीरो हो गया है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन एज वेल एज टेंशन जीरो, इन दोनों से ये वैल्यू निकल के आ जाती है। तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग सीखने वाले क्या है, थीटा कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, बाकी सारे के सारी कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल लगाओगे ये वाला, जिसमें से डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हाइट का क्या होगा, एल प्लस एल कॉस थीटा, ये वाली हाइट हो जाएगी एल प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एनर्जी मेथड से जो वेलोसिटी है, जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि यहाँ पर h हाइट गिरने के बाद किसी भी वस्तु का वेलोसिटी क्या होता है, अगर इसको आप यहाँ पे u जीरो से गिराते हो तो, है ना, जीरो वेलोसिटी से अगर इसको गिरा रहे हो तो h हाइट नीचे आने पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे फोर्स मेथड लगाते हो। फोर्स से आप क्या निकालते हो, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो हर वस्तु पे फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो उसके कारण तो त्वरण क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, g आ रहा है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये तो जीरो हो गया। तो फिर v इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट 2gh। ऐसे निकालते थे अब अभी तक। यही रिजल्ट आप एनर्जी मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो रेफरेंस है इसको मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2 और ये हो गया पोजीशन नंबर 1, ठीक। तो अब u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2 लगा दोगे। u1 कितना है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक। तो m और m कट गए, 2 इधर आ गया, तो 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट 2gh। तो हर एक चीज़ जो हम लोग पढ़ रखे हैं अब वो एनर्जी इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल सर्कल के क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है
जिसकी लंबाई L है, ठीक है, L लंबाई है, M मास का ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अगर इसको यहाँ से छोड़ते हो तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से, सही है। लेकिन क्या कर रहे हैं, इसके इस रास्ते में, यहाँ पर इस जगह पर एक कील लगा देते हैं, कील, नेल, समझ रहे हो, नेल। तो यहाँ पर एक नेल है, कील है, तो ये नेल यहाँ से कितने डिस्टेंस पर लगा है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ताकि ये यहाँ पर x रेडियस पर एक वर्टिकल सर्कल बना ले। समझ में आ रहा है? तो इतने ऊपर से गिराओगे तो यहाँ पे फंसेगा, तो ये ऐसे घूम जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे होना चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो समझिए कैसे इसको, कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। मैं लिख देता हूँ, फाइंड x so that it completes vertical circle of x रेडियस, ठीक है ना। तो x त्रिज्या का एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम पाए, जिसके लिए आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। l के टर्म्स में आपको आंसर आएगा, ठीक। अब सोचो कैसे करेंगे इसको। तो बस कंसेप्ट ये है कि यहाँ की जो भी वेलोसिटी है, यहाँ की वेलोसिटी जो भी आएगी, वो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये सर्कल में बन जाए। इसका मतलब v नॉट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gx, यही तो होना चाहिए। कंसेप्ट यहीं से डेवलप करेंगे। अब देखो इसको आप कहाँ से गिरा रहे हो, इसका वर्टिकल हाइट क्या है, वर्टिकल हाइट तो L ही है, L है ना। तो इस कंसेप्ट से डायरेक्ट लिख सकते हैं किसी भी एक मेथड से। क्या हो गया इसकी वेलोसिटी यहाँ आते आते, √2gl शुड बी ग्रेटर देन √5gx। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5gx शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2gl, g कट गए, तो x शुड बी लेस देन 2/5l, ठीक है, 2/5l इतना होना चाहिए x। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, नहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा है, x इज लेस देन इक्वल्स टू दिस लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम है 2/5, तो मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक। चलो नोट डाउन कर लो। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए।